दहलीज के उस पार दूजा मायका। मायके की लाडली मधु से ही 3 भाइयों में बहनों में सबसे छोटी मधु, इसीलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गईं। दोनों भाभी का व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ा लिखा कर भी क्या करेंगे? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? बोल दिए श्याम बाबू। आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारने का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपरीत का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको पापा थोड़ा रुक कर यहाँ, या भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरावनुमा ही बताते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया। मधु का कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिला है हमारी मधु को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे बता देना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ? अरे तुम दो सब की माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे। हंसते हुए, चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मैं तो आराम करने दूंगी, आराम भैया करने देंगे क्या? तब तो खिंचाई करते हुए मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते थे कि सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मधु? बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे आई और नई उम्मीद के साथ। सुबह आँख खुलती है, मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु माँ, अपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम दोनों लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कहाँ कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु को ले जाओ, मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु
अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिए हैं, बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती हैं कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। कुछ दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसकी आदत छूटी नहीं मायके जाने वाली। जब मन होता तब बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपने माँ यानी रेवती के पास घर पर छोड़ देती। इधर मयंक में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। न ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन बनी लगी रहती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह जब मधु बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी की किसी बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को, अपने ससुराल में इतनी अच्छी सास और परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी चलने लगा था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूँगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है। माँ मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुँच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूसरा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारी असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ, हंसते हुए कहा।